आखिरी 3 मुलजिमीन पर से भी केस हटा लिया है। कोर्ट ने 2 ओहदेदारों और एक कमांडो मुलजिम की डिस्चार्ज अर्जी मंजूर कर ली है। आईजीएल सिंघल, एसपी तरुण बरोट और कमांडो अनाजू चौधरी पर से केस हटा लिए गए हैं। इससे कबल साबिक डीजीपी पांडे की डिस्चार्ज अर्जी मंजूरी की गई थी। रियासती हुकूमत ने इन मुलजिमीन पर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी। वाज़ेह हो कि जून 2004 में मुंबई के 19 साला इशरत जहां को अपने साथी परनीश पलनी उर्फ जावेद शेख और 2 दीगर अफराद के साथ अहमदाबाद के नजदीक गुजरात पुलिस ने मुबैना मुठभेड़ में मार दिया था। उनका दावा था कि ये तमाम लश्कर तैयबा के दहशतगर्द थे जो इस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के कत्ल की नीयत से आए थे। बाद में सीबीआई की जांच में ये मुठभेड़ फर्जी करार दिया गया। तो पूरा मामला ये 2004 का है, जहां पर इशरत जहां एनकाउंटर केस हुआ था। और इस मामले में आज आपको बता दें, सीबीआई की खुसूसी अदालत ने केस के आखिरी 3 मुलजिमीन पर से भी केस हटा लिया है। इससे कबल जो और मुलजिमीन थे उन पर से केस हटा लिया गया था। और आज जो लेटेस्ट अपडेट है हम आपको बता रहे हैं कि इस एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट ने 3 पुलिस ओहदेदारों को भी बरी कर दिया है। आपको बता दें, जिसमें तरुण बरोट और जीएल सिंघल समेत 3 पुलिस अफसरों को केस से बरी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ जफर सुरेश वाला इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि सियासी उमूर के माहिर हैं। जफर सुरेश वाला साहब, न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। आपसे पहला सवाल मैं यही जानना चाहूंगी कि ये केस कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकल ज्यादा नजर आ रहा है, इस पर आपकी क्या नजरिया है? नहीं, देखिए, अगर आपको याद हो, ये जो आपने जो जिक्र किया है ये तो 2012 में, जबकि यूपीए की गवर्नमेंट थी और चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे और उनके अंडर में सीबीआई थी जी। तो ये सीबीआई ने जो मेन एक्यूज हैं जीएल सिंघल, उसी वक्त उनको बरी कर दिया था। बल्कि वो 90 दिन में जो चार्जशीट रखने की होती है वो चार्जशीट रखी ही नहीं थी। तो बेसिकली 2012 में ही चिदम्बरम साहब की मातहत में, जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस केस को खत्म कर दिया था जी। इससे कि जब मेन एक्यूज बरी हो जाता है और उसको बेल मिल जाती है तो बाकी तो फिर कुछ रहता ही नहीं है। तो 90% ये केस तो तभी खत्म हो गया था 2012 में। तो ये तो होना ही था, मतलब था ही क्या, जो मेन एक्यूज था जीएल सिंघल, उसको तो इन्होंने बरी कर दिया था चिदम्बरम साहब ने तभी जी। तब राय क्या था उस केस में, वो तो फॉर्मेलिटी थी। 3 मुलजिमीन को आज बरी किया गया है और जो पहले इसमें मुलजिमीन थे उनको पहले ही बरी कर दिया गया है, उनकी सुनवाई को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस केस में मुलजिमीन को जो गुजरात हुकूमत है उसकी पश्तपनाही हमेशा से ही हासिल रही है? भाई देखिए, मैं तो तब की बात कर रहा हूँ ना, जब 2012 में कहा गुजरात, ये तो सीबीआई के पास था ना केस जी। 2012 में जब जीएल सिंघल को जब इससे बरी कर दिया, तब का मोदी साहब की हुकूमत थी, तब तो होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब थे जी। तो उन्होंने तभी तो, यानी वही है ना, देखिए, एक मर्डर के चार्ज में जब मेन एक्यूज को बेल मिल जाए या वो बरी हो जाए तो बाकी तो सारे जो प्लेयर थे वो तो हो ही जाने वाले थे। तो ये तो शुरुआत, उनको बरी करने का जो काम है जी। वो 2012 में यूपीए की गवर्नमेंट ने और चिदम्बरम साहब ने बरी कर दिया था इनको। उन्होंने कोई डील की थी जीएल सिंघल के साथ उस जमाने में। सुरेश वाला साहब, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इशरत जहां है और उनके साथी हैं उनके आतंकी ना होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए जो तीनों मुलजिमीन थे उनको बरी कर दिया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो देखिए, मेरे नजदीक तो ये सब तो बहुत कोई मामूली चीज है। अभी जो हुआ है वो तो 2012 में ही जब खत्म हो गया था, हवा ही निकल गई थी, तभी 90% तो बरी तभी हो चुके थे 2012 में। तो ये तो फॉर्मेलिटी थी, मतलब सवाल ही नहीं था नहीं होने का। तो यानी जो फॉर्मेलिटी की आखिरी किस्त थी वो कहीं ना कहीं अब मुकम्मल कर ली गई है और अब इस मामले को यही। आप मुझे एक बात बताइए ना कि 2012 में यूपीए की गवर्नमेंट ने जीएल सिंघल साहब को बरी कर दिया था, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की, है ना,
ये बात तो यूपीए की गवर्नमेंट थी ना, तब कहाँ एनडीए थी, कहाँ बीजेपी थी, वो तो उन्होंने तभी कर दिया था। तो रहता ही कहाँ है कुछ भी उसमें। ये तो इतना लंबा भी चला तो तभी खत्म हो जाना चाहिए था, जब मेन एक्यूज को आपने बरी कर दिया था। यूपीए ने किया था, चिदम्बरम साहब ने किया था। और सियासी गलियारों में ये जो टॉपिक है ये काफी सेंसिटिव रहा है, तो इसमें आप इस सेंसिटिविटी को किस तरीके से देखते हैं? भाई देखिए, उस जमाने में ये था तब, और इसको वो जो टिपिकल है कांग्रेस पार्टी का कि वो इस तरह के केसेस को लेकर वो अपना एक पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने बहुत बनाया था तब इलेक्शनों में। 2009 का इलेक्शन था, उसमें उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया था इसको। तो वो तो खत्म हो जाता है ना, यानी आप किसी भी टॉपिक को कितना इस्तेमाल करते हैं। ये तो मतलब वो सेल बाय डेट हो चुकी थी इसकी, अब इसमें कुछ रहा ही नहीं था। आपको क्या लगता है कि अगर वाकई ये एनकाउंटर फर्जी था तो फिर इशरत जहां को इंसाफ कैसे मिलेगा? अरे ये आप यहाँ तो वहाँ इशरत जहाँ की बात करते हैं, यहाँ आप मुझे बताएंगे ये जो वाजे ने जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया था जी ख्वाजा यूनुस का, है ना, वो भी उन्हीं दिनों में हुआ था ना, 2004 में जी, 2004। और ये वाजे को तो कोर्ट ने डिसमिस करा था, कोर्ट के ऑर्डर से, है ना, लेकिन फिर भी ये सरकार ने 17 साल के बाद बाइज्जत उसको रखा जी। और मुझे याद है, मैं ख्वाजा यूनुस का मामला इसलिए कि हम उसमें इन्वॉल्व थे उस जमाने में। वो बेचारी बूढ़ी औरत, उसकी माँ, उसकी जो वालिदा थी, वो चिल्ला कर वो पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने आंसुओं से रोती थी कि मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे की लाश दे दो, मैं उसको दफन कर दूं। तो ये वाजे के साथ जो अभी हो रहा है ना, ये उस माँ के आंसू कर रहे हैं सारे काम जी। तो 17 साल बाद अब जो बाकी मुल्ज़िमीन थे उनको भी अदालत ने बरी कर दिया है। जफर सरेशवाला साहब, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, परमबीर सिंह की पीआईएल पर बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की अपील की गई है। आपको बता दें, बिना एफआईआर के जांच का हुक्म नहीं दिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है, एफआईआर के बाद ही पुलिस या सीबीआई जांच का हुक्म दे सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमबीर सिंह की जमकर सरजनिश की है। आपको बता दें, दोपहर 2:30 बजे से दोबारा समाअत इस मामले में शुरू होगी। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय, जो इस वक्त बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित राय, परमबीर सिंह की पीआईएल पर बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत हुई और अब 2:30 बजे अगली समाअत होने वाली है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, निश्चित तौर पर जज ने ये पूछा है कि आखिरकार परमबीर सिंह ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, क्योंकि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हाईकोर्ट जांच के आदेश कैसे दे सकता है। परमबीर के वकील ने कहा कि काफी गंभीर मामला है। परमबीर की चिट्ठी में कड़वी सच्चाई बताई गई, इससे पता चलता है कि पुलिस फोर्स में कहाँ दिक्कत है। तो कोर्ट में परमबीर के वकील विक्रम ननकानी ने कहा कि काफी गंभीर मामला है, और इस पर सरकारी वकील ने कहा है कि हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। सारे आरोप बेबुनियाद है और ऐसे आरोप से फोर्स का मनोबल गिरता है, इस पीआईएल का कोई मतलब नहीं है। फिर हाईकोर्ट ने ये कहा कि केस ना दर्ज करने के लिए परमबीर को किसने रोका। जिन्हें सुनने के बाद जज ने कहा कि जांच किसकी होनी चाहिए, परमबीर सिंह ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, एफआईआर कहाँ है, केस ना दर्ज करने के लिए किसने रोका था। इसके बाद विक्रम नानकानी ने कहा कि ये याचिका राजनीतिक लोगों द्वारा फोर्स में दखल अंदाजी की है, और परमबीर के वकील ने इंटेलिजेंस विभाग की कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला द्वारा डीजीपी को सौंपी गई रिपोर्ट का भी जिक्र किया। फिर हाईकोर्ट ने यह कहा कि एफआईआर के बिना आदेश नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस दत्ता ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक हाईकोर्ट जांच के आदेश कैसे दे, ये कोर्ट को समझाए। चीफ जस्टिस दत्ता ने परमबीर के वकील से यह भी पूछा कि क्या कोई पहली सूचना है कि गृह मंत्री ने आपकी उपस्थिति में कुछ कहा है, 100 करोड़ मांगे हैं। यह आरोप सुनी हुई बात पर है, क्या उन अधिकारियों में से किसी ने भी हलफनामा दिया है कि उनसे या उनकी उपस्थिति में गृह मंत्री ने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। तो इस पर एजी जो है उन्होंने ये कहा कि परमबीर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। परमबीर के जो हाथ है और उनका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से डर्टी माइंड है। इस पर एजी ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता यानी परमबीर को टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट कैसे मिला। जज ने ये कहा कि याचिकाकर्ता ने ये कहा कि उनको पत्रकारों से ये मिला है। तो जज ने फिर ये कहा कि बिना एफआईआर के
स्वतंत्र जांच की बात कैसे हो सकती है, क्योंकि बिना एफआईआर के हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। यानी कहीं न कहीं जज ने लगभग 5 बार ये बात कही कि बिना एफआईआर के हम जांच के आदेश नहीं दे सकते। तो अमित, क्या लगता है ऐसे में अगली समाअत 2:30 बजे होनी है, तो क्या फिर इसी दौरान एफआईआर दाखिल की जा सकती है? देखिए, एफआईआर इतनी जल्दी दाखिल नहीं होती है, एफआईआर पुलिस स्टेशन में दाखिल होती है, तो आज तो बिल्कुल भी दाखिल नहीं होगी। और जज ने ये भी कहा कि अगर आपने इस मामले में एफआईआर फाइल किया होता तो यहाँ याचिका दायर करना सही होता, जिस पर परमवीर के वकील ने कहा कि आरोप गृह मंत्री के खिलाफ है। तो जज ने फिर 5वीं बार, मैं आपको फिर बताऊं कि 5वीं बार जो है जज ने सवाल पूछा कि एफआईआर कहाँ है, क्योंकि बहुत ही रेयर मामलों में कोर्ट आदेश देता है कि एफआईआर दर्ज करे। क्या आपके लिए ये कानून को बगल में रख दिया जाए, यानी क्या परमवीर सिंह के लिए इस कानून को बदल दिया जाए? तो कहीं न कहीं जो है परमवीर की छीछा लेकर, अगर कहा जाए गलत नहीं होगा, आज कोर्ट में हुई है। और बार बार एक ही सवाल हुआ कि किस बिना पर आपने ये याचिका डाली, क्या आपके पास सबूत है? आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने 100 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन क्या किसी अधिकारी ने लिखित रूप में ये दिया है कि उनकी आंखों के सामने मांगी गई है? तो कहीं न कहीं आरोप बेबुनियाद नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2:30 बजे के बाद इस मामले की सुनवाई होती है तो जज जो है इस पूरे मामले में क्या रुख स्पष्ट करते हैं। तो इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी और 2:30 बजे देखते हैं कि अगली समाअत में क्या कुछ होता है। और हाईकोर्ट ने, जैसा कि हमने बताया, कि परमवीर सिंह की जमकर सजनिश की। अमित राय, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आसाम के चिरांग में अमित शाह ने कांग्रेस और AIUDF पर सख्त तबसरे किए। उन्होंने अवामी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि वो आसाम की पहचान नहीं बदलने देंगे और बदरुद्दीन अजमल को आसाम की शिनाख्त नहीं होने देंगे। बदरुद्दीन अजमल के साथ आती है, वो घुसपैठ रोक पाएगी क्या? रोक पाएगी? अरे वो घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। घुसपैठ रोकने का काम हमने किया है। एक और 5 साल दे दीजिए, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसे आसाम की रचना हम करें। ये राहुल बाबा आजकल आसाम के पर्यटन पर आए हुए, टूरिस्ट आते हैं ना, टूरिस्ट ऐसे घूमते हैं और कहते हैं आसाम की पहचान
बदरुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? जरा जोर से बोलो, भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? बोडोपा उपेंद्रनाथ है या बदरुद्दीन अजमल है? शंकरदेव और माधवदेव है या बदरुद्दीन अजमल है? अरे राहुल बाबा, जो करना हो कर लो, जितना जोर लगाना हो लग लो, हम आसाम की पहचान बदलने नहीं देंगे। ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आसाम के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कामरूप में आवामी जलसे से खिताब किया और उन्होंने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वहीं उन्होंने 5 वादे भी किए, जिनमें चाय बागात में काम करने वालों को यौमिया कम से कम 365 रुपए देने भी शामिल है। आसाम को रोजगार देते थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू करके नोटबंदी करके खत्म कर दिया और आज असम में यह हालत है कि असम के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। इसलिए हमने ये गारंटी दी है, हम गारंटी करके कह रहे हैं कि हम सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं देंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को एक बार फिर चालू कर देंगे। कैसे करेंगे? आपको पैसा देकर 2000 रुपए हर महीने हम असम के हर हाउसवाइफ को देंगे। महिला सम्मान 200 यूनिट फ्री बिजली के हम हर परिवार को असम में देंगे। और ये जो हमने 5 गारंटी करी है, ये खोखले शब्द नहीं है। आपको याद होगा कि बीजेपी ने कहा था कि जो हमारे चाय के वर्कर्स हैं, उनको 351 रुपीज वो देंगे। खोखला वायदा किया, झूठ। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता बनर्जी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी काम कम और बोलती ज्यादा हैं। नकवी ने कहा कि खेल ममता के खिलाफ जा रहा है। वोटिंग से पहले ही ममता बनर्जी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। ये हो गई है कि परफॉर्मेंस में जीरो और पंगे में हीरो। अब पंगे में इसलिए हीरो वो दिखाई पड़ रही हैं कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है, सरकार उनकी जो चली है, उसमें वो बताने के लिए जनता के बीच में उनके पास कुछ रह नहीं गया है। इसलिए हर दिन नया पंगा, हर दिन एक नया पाखंड, हर दिन एक नया प्रपंच, और इस पंगे पाखंड और प्रपंच के जरिए वो कहती हैं खेला हो भी। अब वो खेल जो हो रहा है, वो खेल उनके खिलाफ जा रहा है। एक चीज। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने चुनाव में ईवीएम में वोटों के डलने से पहले ही अपने हार की घोषणा कर दी है, हार का हाहाकार मचा दिया है, और आपने भी से कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव आयोग हमारे खिलाफ है, बीजेपी हमारे खिलाफ है, सभी लोग हमारे खिलाफ हैं, ताकि जब चुनाव में जनता आपको जनादेश नहीं देगी, आपको हराएगी, तो आप कहेंगे कि साहब जो जनता ने नहीं हराया, ये तो जो है अभी ईवीएम ने हरा दिया। ये अभी उसकी जो है वो पहले से जो है वो भूमिका बनाई जा रही है। और ये जो कहा जा रहा है कि साहब जो हमें वोट नहीं देगा हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, ये गुंडागर्दी है, अराजकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये लोग तो वो लोग हैं कि रूम में टोपी, रोड पे तिलक। अब इनका ये जो सेकुलर सिंडिकेट है, इस सेकुलर सिंडिकेट का तो कुछ कह नहीं सकते आप। इनकी तमाम देखिए असम में कैसा सेकुलर सिंडिकेट चल रहा है। बदरुद्दीन साहब सेकुलर सिंडिकेट का हिस्सा है, वहां मुस्लिम लीग हिस्सा है, यहां पर भी एक साहब हिस्सा बन गए। तो ये जो कुछ टोटल पॉलिटिकल पाखंड है, ये पॉलिटिकल पाखंड पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है, जनता के बीच में एक्सपोज हो गया। आज जनता जो है वो विकास देखना चाहती है, आज परफॉर्मेंस देखना चाहती है।
नंदीग्राम में मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने अपने गोत्र का इंकशाफ किया, जिसके बाद सियासी गलियारों से तबसरों का तनकीदों का दौर शुरू हो गया है। अब एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है और ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि जो जनेऊधारी नहीं है उनका क्या होगा। असद ओवैसी ने ममता बनर्जी के बयान पर तबसरा करते हुए लिखा है कि जो लोग जनेऊधारी नहीं है और किसी भगवान के भक्त नहीं है या फिर कोई पाठ या चालीसा नहीं करते हैं, उनका क्या। असद ओवैसी ने आगे लिखा कि हर पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए खुद को हिंदू दिखाना जरूरी है। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। बता दें कि इस बार बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम भी किस्मत आजमा रही है। आज अपने आधार नंबर से पैन नंबर को जोड़ने की आखिरी तारीख है। वाज़ेह रहे, सुप्रीम कोर्ट 2 से 3 मरतबा आधार नंबर से पैन नंबर को जोड़ने की तारीख में तौसी कर चुका है। आरबीआई के मुताबिक 31 मार्च आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से ताल्लुक रखने वाली मारूफ सियासी शख्सियत मुख्तार अनीस का इंतकाल हो गया है। मुख्तार अनीस को तबीयत बिगड़ने पर लखनऊ के पीजीआई में दाखिल करवाया गया था, जहां मंगल की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी तदफीन आज सीतापुर में होगी। मुख्तार अनीस पहली बार 1977 में रुकन असेंबली बने और 3 बार रियासती वजीर रहे। मुख्तार अनीस 1969 में पार्लियामेंट के लिए भी मुंतखब हुए थे। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ख्यालात से मुतासिर होकर समाजवादी योजन सभा से 1969 में जुड़े थे। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। एदाद-ओ-शुमार की बात करें तो मुल्क में कोरोना के 53,480 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 354 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसी अरसे में 41,280 अफराद सेहतियाब हुए हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 5,52,468 एक्टिव मामले हैं। मुल्क में अब तक कोरोना से 1,62,468 लोगों की जान जा चुकी है। उधर कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के दौरान 6,30,54,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में वाक़े ताज होटल में कोरोना विस्फोट हुआ है। अभी तक 209 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की जा रही है। टिहरी से सौरभ सिंह ने जायजा लिया। टिहरी जिले के ताज होटल में कोरोना विस्फोट के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा दावे किए जा रहे थे कि स्क्रीनिंग और सैंपलिंग बढ़ा दी गई है, लेकिन आप देख सकते हैं नई टिहरी शहर के अभी एंट्री पॉइंट डाइजर पे हम लोग हैं। आप देख सकते हैं जो पुलिस चेक पोस्ट है, यहाँ पर कोई भी पुलिस का कर्मचारी, कोई स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और लगातार जो ताज होटल है वहाँ पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तक 209 लोग की सैंपलिंग हो चुकी है और करीब 83 लोग जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार दावे किए जा रहे थे कि सैंपलिंग और स्क्रीनिंग का काम जो एंट्री पॉइंट है वहां पर को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो नई टिहरी शहर जिला मुख्यालय है वहां पर भी कोई सुविधा नहीं है। और सभी अधिकारी, सारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, डीएम, एसएसपी सब यहीं बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर को किसी तरह का जो डाइजर चेक पोस्ट है यहाँ पर कोई पुलिस कर्मचारी नहीं है, कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी नहीं है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो लगातार आप देख सकते हैं ऋषिकेश, देहरादून या अन्य स्थानों से लगातार यहाँ पर को गाड़ी आ रही है, उनकी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। आने वाले टाइम पे नई टिहरी शहरवासियों के लिए भी भारी पड़ सकती है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। आईआईएम अहमदाबाद में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आईआईएम में एक हफ्ते के अंदर कोरोना मुतासरीन की तादाद 70 तक पहुंच गई है। दरअसल भारत इंग्लैंड का मैच देखने गए 6 में से 5 तलबा कोरोना मुतासिर हुए थे और उन्होंने मामलों को छुपाया था। इसी का नतीजा है कि आईआईएम में कोरोना तेजी से फैल रहा है। होली के त्यौहार के बाद आईआईएम अहमदाबाद में 10 जितने पॉजिटिव केस मिले हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या है वो 70 हो चुकी है। आप देख सकते हैं आईआईएम अहमदाबाद का वो माहौल जहाँ पे खास तौर पे जो भी एंटर होता है उसको सैनिटाइज किया जाता है और इसी के साथ उसका बॉडी टेम्परेचर है वो नापा जाता है। आईआईएम अहमदाबाद में कोरोना डैशबोर्ड भी शुरू किया गया है। इसी के साथ कोरोना डैशबोर्ड पे जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिली है, 2 विद्यार्थी खास तौर पे मैच देखने गए थे, उसी के साथ उन्होंने बाद में एग्जाम दी और एग्जाम
एग्ज़ाम के वक्त जो फैकल्टी मेंबर्स उनके टच में आए, जो अन्य स्टूडेंट है वो उनके टच में आए और संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली गई। 23 मार्च से ये सिलसिला है वो शुरू हुआ था। आज 31 मार्च है और 31 मार्च तक अभी तक 70 जितनी जो स्टूडेंट्स हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। उसके साथ फैकल्टी मेंबर्स भी हैं इसमें शामिल जो संक्रमित हुए हैं। और आने वाले दिनों में आरोग्य विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में और भी संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ेगी। और जो IIM है, IIM अहमदाबाद में उन्होंने कोरोना डैशबोर्ड शुरू किया है। कई सारी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन वहाँ से ली जाती है। कैमरा पर्सन नीलेश सूसा के साथ दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हिंद पाक तिजारत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हिंद पाक तिजारती रिश्ते बहाल होंगे। पाकिस्तानी काबीना ने तिजारत बहाल करने की मंजूरी दे दी है। कपास को हिंदुस्तान से इंपोर्ट करेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान की जानिब से तिजारती ताल्लुकात की बहाली को लेकर रद्द-ए-अमल आना बाकी है। तो आपको बता दें हिंद पाक एक्सपोर्ट का जो मामला था 370 की मनसूखी के बाद से इस पर असर पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर हिंद पाक तिजारती रिश्ते बहाल होंगे। पाकिस्तानी काबीना ने तिजारत बहाल करने की मंजूरी दे दी है। कपास को हिंदुस्तान से इंपोर्ट करेगा पाकिस्तान, यानी कि अब फिर से जो इंपोर्ट का जरिया था हिंदुस्तान से पाकिस्तान का वो दोबारा बहाल होगा। हालांकि हिंदुस्तान की जानिब से तिजारती ताल्लुकात की बहाली को लेकर अभी रद्द-ए-अमल आना बाकी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। व्हाट्सएप पे मना कर दें? फूफड़ के मौसा के